स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी, आपका हिंदी शिक्षक। आज हम लोग हिंदी पाठ संचयन के जो प्रेमचंद द्वारा रचित निबंध है महाजनी सभ्यता, उस पर हम लोग विचार करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके तहत हम लोग मूल रूप से 6 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला बिंदु होगा साहित्यकार अर्थात लेखक का परिचय, दूसरा बिंदु होगा निबंध का मूल भाव, तीसरा बिंदु होगा निबंध का आज के संदर्भ में औचित्य क्या है, चौथा बिंदु लेखक के अनुसार समाज में तमाम बुराइयों का क्या कारण है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पांचवें बिंदु में निबंध के उद्देश्य को देखेंगे। अंतिम और छठवें बिंदु में जो पाठ की एक पंक्ति है, इस धन लोभ ने मनुष्यता और मित्रता का नाम शेष कर डाला है, इस पंक्ति के माध्यम से प्रेमचंद जी हम लोगों को, पाठकों को क्या कहना चाहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रेमचंद जी के परिचय को देख रहे हैं, देखेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमही गांव में सन 1880 में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। प्रारंभ में वे उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी को अपनाया। हिंदी साहित्य में जो प्रसिद्धि और लोकप्रियता प्रेमचंद को मिली, वह किसी और साहित्यकार को आज तक नहीं मिल पाई। इसका कारण प्रेमचंद के साहित्य के व्यापक सरोकार है। प्रेमचंद ने अपने समय की समस्याएं सभी पर लिखा। प्रेमचंद की सहानुभूति देश की मामूली से मामूली आदमी के प्रति थी। उन्होंने किसानों, दलितों तथा स्त्रियों के पक्ष में साहित्य लिखा। उनके साहित्य को पढ़कर हम न केवल अपने देश की तत्कालीन परिस्थितियों का यथार्थ चित्र बना सकते हैं, बल्कि अपने देश के लोगों के स्वभाव, रहन सहन, भाषा और संस्कृति का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कहानियां और उपन्यास आज भी हमारे लिए पठनीय और प्रासंगिक है। उनकी रचनाएं कालजयी हैं और उन्हें भारत का सांस्कृतिक राजदूत कहना उचित ही होगा। प्रेमचंद ने लगभग 350 कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उन्होंने अपना एक प्रेस खोला और एक मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने भारत में प्रगतिशील साहित्य के लेखन और प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं और निबंध के मूल भाव को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। निबंध का मूल भाव। आज महाजनी सभ्यता का समाज में बोलबाला है। इस सभ्यता के कारण व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को व्यापार की दृष्टि से देख रहा है। पहले जागीरदारी सभ्यता और साम्राज्यवाद का प्रभाव था। वह तात्कालिक सभ्यता आज की व्यावसायिक सभ्यता से बिल्कुल भिन्न थी। जागीरदारी सभ्यता में शक्ति और साहस का प्रभाव था। जागीरदार इन्हीं के बल पर समाज के साथ चलता था। साम्राज्यवाद और जागीरदारी प्रथा का मूल आधार साहस, शक्ति, बुद्धि और वाणी थी। इसी के बल पर जागीरदार और शासक आज्ञा पालन कराते थे। इन सब बातों के होते हुए भी उस समय मानवता और सहानुभूति की भावना समाज में मरी नहीं थी। शासकों और जागीरदारों के भीतर अपने लोगों के प्रति सहानुभूति और सहायता की भावना होती थी।
शत्रु और विरोधियों के खून के प्यासे होने पर भी जमींदार अपने मित्रों सहायकों को सुरक्षित और सुखी रखने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर निकल जाते थे और उनकी रक्षा करते थे। बादशाह अपनी आज्ञा को कानून मानता था और उसकी अवहेलना उसे किसी रूप में स्वीकार नहीं थी। अवहेलना करने पर कठोर दंड तो देता था, लेकिन प्रजा पालक होता था। वह प्रजा के दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहता था। उस समय धन का शोषण तो होता था, लेकिन जागीरदार और शासक प्रजा के सुख दुख में सम्मिलित होते थे, उनके गुणों का आदर करते थे और उन्हें पुरस्कार देते थे। आज महाजनी सभ्यता में सारा मानदंड पैसा हो गया है। आज विश्व में पैसे वालों का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। धन के बल पर प्रभुत्व स्थापित करने वालों में कमजोरों और धनहीनों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने ही समाज के लोगों का शिकार करने में लगा है। धोखा और फरेब के बल पर समाज को ठगने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। मानवता का भाव लुप्त हो गया है। धन की गर्मी ने परोपकार, सहानुभूति और दया जैसी भावनाओं को जला दिया है और हृदय में सरसता को सोख लिया है। आज इस जहरीले वातावरण में जीवन दूभर हो गया है। मानवता, स्नेह, सौजन्य, सच्चाई और समता की भावना शून्य होकर जड़ बन गई है। उसकी सारी सरसता सूख गई है। आज समय रुपया बन गया है। डॉक्टर फीस के अनुसार रोगी को देखता है। ट्यूटर पैसे के आधार पर समय दे रहा है। छात्र का पाठ अधूरा रह जाए तो उसे कोई चिंता नहीं। धन लोभ की इस अग्नि में मित्रता और मनुष्यता का भाव राख होकर उड़ चुका है। धन कमा लेना ही आज के जीवन की सार्थकता है। आज धनहीन व्यक्ति को पूछने वाला, उसका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं है। पैसे के प्रति आकर्षण समय की मांग बन चुका है। मनुष्य सोच चुका है कि समाज में अपनी महत्ता स्थापित करनी है, बुढ़ापे के लिए कुछ बचाना है, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना है, तो जीवन को व्यापार के सिद्धांतों पर चलाना ही होगा, क्योंकि बिजनेस इज बिजनेस है, अर्थात व्यवसाय ही व्यवसाय है। इसमें भावुकता और मित्रता का कोई स्थान नहीं है। व्यवसाय का सिद्धांत आज पूरी तरह धन शक्ति के साथ समाज पर छाया हुआ है। इसने सारे संबंधों को समेट लिया है। व्यक्ति व्यक्ति की दूरी बढ़ती जा रही है। भाई ही भाई के घर में मेहमान बन गया है। माता पिता अपने सपूत के टहलुए और सेवक हो गए हैं। सारे मानवीय, आध्यात्मिक और सामाजिक संबंध समाप्त हो गए हैं। माँ बेटे, बाप बेटे में बिजनेस, भाई भाई में बिजनेस, गुरु शिष्य में बिजनेस। इस सभ्यता के लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ऐसा न करने पर भविष्य अंधकारमय हो सकता है। बिजनेस इज बिजनेस आज की समय की मांग है। व्यक्तिवाद बढ़ गया है और व्यक्ति अपने चारों तरफ सिमट कर रह गया है। सौभाग्य से पश्चिम के प्रभाव से आज एक नई सभ्यता का विकास हो रहा है। इसने पूंजीवाद की जड़ खोद कर रख दिया है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि और शक्ति से धनार्जन कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। विश्व के महाजनों की आवाज इसके विरुद्ध में उठ रही है। वे इस सभ्यता को कोस रहे हैं। जहां धन को सभ्यता का आधार माना जाता है, वहीं ईर्ष्या, बेईमानी, झूठ, अभियोग, आरोप आदि बुराइयां पनपने का अवसर मिल जाता है। महाजनी सभ्यता ही इसकी जननी है। महाजनी सभ्यता यह चाहती है कि जो निर्धन, दुखी, विजित और पीड़ित है, वे इसे ईश्वरीय देन मानकर स्वीकार करें। इसका विरोध करने पर शक्ति और प्रभाव के बल पर कुचलने का प्रयास किया जाता है। पैसा ही बुराइयां लाता है। यही सारी बुराइयों की जड़ है।
इसके कारण विश्व नरक बन गया है। जिस सभ्यता की नींव लोभ, निर्बलता, शोषण की मनोवृत्ति पर पड़ी है, उसे मनुष्यता, आध्यात्मिक उच्चता और सौंदर्य बोध का पोषक समाज कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। आवश्यकता यह है कि अगर विद्या, कला और वैभव मिला है तो जन कल्याण के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। किसी को पीड़ा पहुंचाने, उसे गुलाम बनाने, दुख देने या खून चूसने के लिए उसका प्रयोग कदापि नहीं होना चाहिए। सौभाग्य से आज एक ऐसी सभ्यता विकसित हो रही है जिससे व्यक्तिगत सभ्यता का अंत हो रहा है। इस सभ्यता का विकास पश्चिम की सभ्यता के प्रभाव से हो रहा है। महाजनी सभ्यता के पोषक इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन इसका उदय अवश्य होगा। तो यह रहा पाठ का मूल भाव। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज के संदर्भ में निबंध का औचित्य क्या है। जिस समय 1936 में प्रेमचंद ने यह लेख लिखा था, उस समय तक देश में सामंतवादी व्यवस्था थी। अपनी तमाम खामियों के बावजूद सामंतवादी व्यवस्था में कुछ वसूल व मूल्य थे, जिससे समाज में मानवीय संवेदना के तत्व विद्यमान थे। सामंतवाद के गर्भ से नए समाज का विकास हुआ, जिसे पूंजीवाद कहा गया। प्रेमचंद ने इसी पूंजीवादी व्यवस्था को ठेठ देसी नाम दिया, महाजनी सभ्यता। इस ठेठ हिंदी के नाम पर प्रेमचंद ने उस पूंजीवादी व्यवस्था का निरूपण किया है जिसमें मनुष्यता को व्यापार और मुनाफे की वेदी पर कुर्बान किया जाता है। उन्होंने बताया कि महाजनी सभ्यता में सारे कामों की गरज महज पैसा होती है। ध्यान से देखा जाए तो प्रेमचंद जिसे महाजनी सभ्यता कह रहे थे, अर्थात वे जिस पूंजीवाद की चर्चा कर रहे थे, वह इनके जमाने में भारतीय समाज में जन्म ले रहा था। वह पूंजीवाद था जो अब अपने नग्न और भयानक रूप में हमारे सामने है। आज मनुष्य के बीच केवल एक मूल्य बचा है, विक्रय का मूल्य। संवेदना के स्तर पर मनुष्य तनाव, कुंठा, भय, हताशा व निराशा का शिकार हो गया है और संस्कृति के स्तर पर अकेलेपन, एकाकी परिवार का युग आ गया है। सामूहिक जीवन का ब्रांड टूट गया है। अकेलापन व्यक्ति की नियति बन गई है। भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं के इस युग में पूंजीवादी सभ्यता आज अपने नग्न और भयानक रूप में हमारे सामने है। ऐसे समय में यह लेख अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इसके माध्यम से प्रेमचंद ने सत्य व झूठ के संघर्ष में सत्य का पक्ष लिया और महाजनी सभ्यता या पूंजीवादी व्यवस्था को समर्थन करने वालों की भर्त्सना की है। चलिए क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग देखेंगे कि लेखक के अनुसार समाज में तमाम बुराइयों का क्या कारण है। अपने निबंध महाजनी सभ्यता में मुंशी प्रेमचंद ने यह स्पष्ट बताया है कि दुनिया में सारी बुराइयों की जड़ धन का असमान वितरण है। जहां धन के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात धन की अधिकता और कमी के आधार पर सामाजिक स्तर बनाया जाता है, वहीं बहुत सी सामाजिक बुराइयों को स्वतः आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता है। वहां धनी वर्ग विलासिता में डूबा रहता है और अपनी विलासिता के लिए वह अनेक अनैतिक कार्य करता है। निर्धन वर्ग लाचार बना उसे अपनी आंखों से देखता और सहन करता रहता है। ऐसे समाज में अनैतिक कार्य किए जाते हैं। पूंजीपति वर्ग निर्धनों पर झूठे आरोप लगाकर षड्यंत्र में फंसाता है। ऐसा समाज देह व्यापार जैसे घृणित कार्य को भी बढ़ावा देता है। ऐसी स्थिति में दुनिया की सारी बुराइयां बढ़ जाती हैं। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग निबंध के
उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे। आइए उद्देश्य को देखते हैं। प्रेमचंद स्वदेशी साहित्य के पक्षधर थे। उन्होंने अपने साहित्य का उद्देश्य घोषित किया था स्वतंत्रता प्राप्ति। वे स्वाधीनता संग्राम के सैनिक साहित्यकार थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता को एकत्र करने वाले वे एक कर्मठ साहित्यकार थे। महाजनी सभ्यता शीर्षक अपने लेख में प्रेमचंद ने पहले समाज को आईना दिखाते हुए उसे शोषक व शोषित दो वर्गों में बटा हुआ दिखाया है। तदुपरांत सामंतवादी सभ्यता के गर्भ से विकसित हो रहे पूंजीवादी व्यवस्था में मनुष्यता का व्यापार और मुनाफे की नीति की मार्मिक व्याख्या करते हुए प्रेमचंद ने पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने वाली सोवियत रूस की नई सभ्यता का उदाहरण पेश किया है। साथ ही व्यक्ति स्वातंत्र्य के नाम पर सोवियत रूस पर कीचड़ उछालने वालों की रणनीति को उजागर करते हुए अपने लेख के अंत में प्रेमचंद ने यह दलील दिया कि यह सभ्यता विदेशी है, इसलिए हम उससे अपना दामन बचाकर चलेंगे। इस प्रकार इस निबंध के माध्यम से प्रेमचंद महाजनी सभ्यता अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था की तीखी आलोचना करके उससे बचने की पुरजोर दलील देते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था आम आदमी को उत्पादक होने के सुख से वंचित करती है। मजदूर, शिल्पकार, बढ़ई, दस्तकार, लोहार आदि ने अपना निजी अस्तित्व खो दिया है। आज मनुष्य के बीच केवल एक मूल्य बचा है, विक्रय का मूल्य। बुद्धिजीवी वर्ग जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक सभी पैसे और पैसे से जुड़ गए। तनाव, कुंठा, भय, हताशा, निराशा का साम्राज्य व्याप्त हो गया। विश्व पटल पर अमेरिका का वर्चस्व है। जिस समय प्रेमचंद ने यह लेख लिखा था उस समय नाजी पार्टी जर्मनी ने सोवियत विरोधी प्रचार का भांडाफोड़ करके शांति के पक्ष को मजबूत किया। इस तरह स्वाधीनता की चेतना को उन्होंने परिष्कृत किया। तो ये रहा पाठ का निबंध का उद्देश्य। तो बच्चों क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज का आखिरी बिंदु जो निबंध की एक पंक्ति है, इस धन लोभ ने मनुष्यता और मित्रता का नाम शेष कर डाला है। इस पंक्ति के माध्यम से प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करें। वर्तमान युग में दो प्रकार की सभ्यता का बोलबाला संपूर्ण विश्व में परिलक्षित होता है। प्रथम सभ्यता महाजनी सभ्यता है जिसका रूप परिवर्तन हो पूंजीवादी स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। दूसरी सभ्यता साम्यवादी या समाजवादी सभ्यता है। निबंधकार की का मानना है कि पूंजीवादी सभ्यता का आरंभिक स्वरूप जो राजा का या जागीरदार का या सामंत का था वह ग्रहण योग्य हो सकता था। दरअसल वे अपनी प्रजा से या अन्य राजाओं की प्रजा से कर तो वसूल करते थे, पर उन्हें स्वार्थ सिद्धि के ईंधन मात्र नहीं समझते थे। उनका आपस में युद्ध अवश्य होता था, परंतु अधिकांश प्रजा या जन भूभाग पर उनका कोई प्रभाव न होता था। परंतु आज वही महाजनी सभ्यता पूंजीवादी रूप धारण कर समस्त जन को अपने स्वार्थ सिद्धि का ईंधन समझती है। उसका प्रभाव इतना आकर्षक है कि निबंधकार को भी कहना पड़ता है, हृदय तू प्रसन्न हो कि पीयूष वाणी मसीहा सा शरीर तेरी ओर आ रहा है। देखता नहीं कि लोगों की सांसों से किसी की सुगंधी आ रही है। महाजनी या पूंजीवादी सभ्यता का सबसे बड़ा दोष पैसे को महत्व प्रदान करना है। समस्त कार्य पैसे के गरज के लिए किए जाते हैं। किसी देश पर राज्य इसलिए किया जाता था कि आम जन की ज्यादा से ज्यादा भलाई हो,
परंतु इस उदारवादी समाज में किसी भी देश पर शासन इसलिए किया जाता है कि महाजनों एवं पूंजीपतियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। मनुष्यता के समस्त गुण धीरे धीरे तिरोहित अर्थात कम होते जा रहे हैं। उदारवादी युग से पूर्व जज्बात, मोह, माया, मदद करना इत्यादि सभी गुण अपने उच्चतम स्तर पर थे, परंतु जब से पूंजीवादी व्यवस्था का प्रभाव मानव समाज पर पड़ा, सभी लोग धन के पीछे बेतहाशा दौड़ते चले जा रहे हैं। समाज को अपने चरित्र के बल पर सर्वाधिक प्रभावित करने वाले पेशे से जुड़े लोग जैसे डॉक्टर, शिक्षक और वकील भी इसी पैसे के गुलाम होते जा रहे हैं। जहां इन पेशों के लोगों को लोग ईश्वर तुल्य समझते थे, वह पूंजीवादी व्यवस्था ने इन्हें भी अपने प्रभाव से अछूता नहीं रखा है। धन लिप्सा ने इनके गुणों को भी मानो मंद कर दिया था। वर्तमान युग में समाज उन्हीं को देवता स्वरूप मानने लगा है जिसके पास पैसा या धन है। साहित्य, संगीत और कला जो ईश्वरीय वरदान के रूप में मनुष्य के गुणों में व्याप्त थी, जिन्हें स्वतंत्र कहा जाता था, आज ये गुण भी धन की देहली पर माथा टेकते जा रही हैं। अतः मनुष्य के समस्त गुणों, कुलीनता, शराफत, भाईचारा, प्रेम, दया, ममता एवं मनुष्यता का मानो लोप हो गया है। एकमात्र धन से उत्पन्न गुण अहंकार, दिखावा या प्रदर्शन ही प्रमुख हो गया है। सामाजिक लोग भी एन केन प्रकारेण धन कमा लेना अपना एकमात्र उद्देश्य समझने लगे हैं। इसलिए निबंधकार का मानना है कि धन लोभ ने मानव भावों को पूर्ण रूप से अधीन कर लिया है। एकदम सटीक है। तो बच्चों, आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित निबंध महाजनी सभ्यता को समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने सबसे पहला लेखक का परिचय देखा, फिर निबंध का मूल भाव, तीसरे नंबर पर आज के संदर्भ में निबंध का क्या औचित्य है, चौथे नंबर पर लेखक के अनुसार समाज में तमाम बुराइयों का क्या कारण है, पांचवें नंबर पर हम लोगों ने निबंध का उद्देश्य देखा और छठवें एवं अंतिम नंबर पर जो है हम लोगों ने निबंध की एक पंक्ति है ना कि इस धन लोभ ने मनुष्यता और मित्रता का नाम शेष कर डाला है, इस पर प्रेमचंद जी का क्या विचार है उसको देखा। हाँ, आप लोगों को एक बात मैं की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि आप लोग देखिएगा कि स्क्रीन पर स्मृति संकेत के रूप में रचनाकार का परिचय, सब पाठ का शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आ रहा होगा। जिसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक करके देखें या जैसे आप उचित समझे वैसे जो है उसे अपनी आप कॉपी में उतारेंगे तथा पाठ को ध्यान से शुद्ध उच्चारण के साथ 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे एवं वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे ताकि पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से पूर्णतः जो है तैयार हो जाए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, आपके अगल बगल जो कोई भी बच्चे हों, क्योंकि स्कूल बंद होने के कारण मैं किससे मिल तो पा नहीं रहा हूँ, अगर पश्चिम बंगाल माध्यमिक बोर्ड और 12 क्लास के जो बच्चे हैं काउंसिल के, वो उन लोगों का समस्त पाठ जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है जिसे वो देख करके लाभ ले सकते हैं। और मैं एक सलाह और देना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो प्रतिदिन का मेरा जो कार्य है उससे आप जुड़ जाएंगे, वह आपके पास पहुंचते रहेगा जिसका लाभ आप लेते रहेंगे। आज यहीं पर अब हम लोग खत्म करते हैं वीडियो को। आप लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं